हॅलो एव्हरीवन. आजच्या इंटरनॅशनल मार्केटिंगच्या लेक्चरमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत. आज आपण डिफरन्स अँड सिमिलॅरिटी बिटवीन डोमेस्टिक अँड इंटरनॅशनल मार्केटिंग या टॉपिक पर्यंत आलोय. आपण इंटरनॅशनल मार्केटिंग हा जो सिलेबस आहे किंवा हा जो काही सब्जेक्ट आहे यामध्ये इंटरनॅशनल मार्केटिंगच्या कन्सेप्ट पाहिल्या, मिनिंग पाहिलं, कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिले, त्यानंतर नीड वगैरे आपण सगळ्या गोष्टी स्टडी करून झाल्या. त्याच्यामध्ये फेजेस कुठल्या आहेत, प्रोसेस कशी आहे इंटरनॅशनल मार्केटिंगची. तर आता आपल्याला ऍक्च्युअली कंपॅरिझन म्हणजे कंपॅरिझन नाही म्हणता येणार, सिमिलॅरिटी कंपॅरिझन पण आहे की डिफरन्स दिलेला आहे, सिमिलॅरिटी आहे म्हणजे कुठले सिमिलर पॉइंट्स आहेत डोमेस्टिक मार्केट आणि इंटरनॅशनल मार्केटिंग मध्ये किंवा डिफरन्सिंग पॉइंट्स कुठले आहेत. तर याचा आपण आज स्टडी करणार आहोत. यामध्ये स्टडी करताना काही पॉइंट्स पण दिलेले आहेत त्यांनी. पॉइंट स्टडी करण्यापूर्वी आपण थोडासा इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट पाहूया. देर आर व्हेरियस डिफरन्सेस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केटिंग अँड इंटरनॅशनल मार्केटिंग. Conducting and managing international business operations is more complex than undertaking domestic business. Differences in the nationality of parties involve relatively less mobility of factors of production, customer heterogeneity across markets. आता यामध्ये नॅशनॅलिटीचा जो डिफरन्स आहे, तुम्ही वेगवेगळ्या कंट्रीज मध्ये जर कस्टमरचा स्टडी करता तर त्यामध्ये मोबाईल असे फॅक्टर्स कुठले आहे, मोबिलिटी कुठल्या फॅक्टर्स मध्ये, तर प्रोडक्शनच्या फॅक्टर्स मध्ये असेल. म्हणजे व्हेरिएशन्स कुठे येतात. आता सपोज तुमची लाईफस्टाईल काय आहे, मग त्या पद्धतीने तुम्हाला कुठले प्रोडक्ट्स तुम्ही लाईक करता, मग तुमचा तो फ्लेवर टेस्टचा कुठला असेल, त्यामध्ये कस्टमर हेट्रोजिनिटी अक्रॉस मार्केट्स म्हणजे कस्टमर मध्ये तुम्हाला डिफरन्स लक्षात येईल. त्यामध्ये व्हेरिएशन्स इन बिझनेस प्रॅक्टिसेस, मग तुमच्या मार्केटिंगच्या बिझनेसच्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्यामध्ये व्हेरिएशन्स येतील. पॉलिटिकल सिस्टम तुमची पूर्णपणे डिफरंट असेल अक्रॉस बाउंड्रीज. त्यानंतर व्हॅरिड बिझनेस रेग्युलेशन्स अँड पॉलिसीज, म्हणजे बिझनेसचे काही रूल्स रेग्युलेशन्स पॉलिसीज ह्या सुद्धा डिफरंट असतील डिफरंट कंट्रीमध्ये. डिफरंट करन्सीज असो त्या. सो आपल्याला इथे सांगितलंय द की aspect that differentiate international business from domestic business and this moreover are the factors that make international business much more complex and difficult activity. हे तर तुम्हाला मान्य असेल बरोबर की डोमेस्टिक मार्केट पेक्षा इंटरनॅशनल मार्केटचं स्टडी करणं हे थोडं कॉम्प्लेक्स आहे. कारण डोमेस्टिक मार्केटमध्ये कसं आहे की आपल्याला इथल्या गोष्टी आपण इथे सर्व्हाइव्ह करतो, आपल्या कस्टमरशी आपलं इंटर रिलेशनशिप असतं आणि त्यामुळे आपण बऱ्यापैकी त्यांची सायकोलॉजी वगैरे स्टडी करू शकतो. पण बाहेरच्या कंट्रीज मध्ये कशा पद्धतीचं कन्झम्पशन पॅटर्न त्यांचं कसं आहे, लाईफस्टाईल कशी, हे तुम्हाला डिटेल स्टडी करताना थोडं कॉम्प्लेक्शन्स येऊ शकतात. ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग. Domestic marketing is the process of planning of business activities related to exchange of goods between different regions of the same country. जसं की आता मला जर डिस्ट्रीब्यूट करायचे प्रोडक्ट तर मी काय करणार, डोमेस्टिक मार्केटिंग करताना काय करणार आहे की माझ्याच कंट्रीमध्ये असणारे जे डिफरंट रिजन्स आहेत त्या रिजन्स पर्यंत सप्लाय करणार गुड्स किंवा सर्व्हिसेसचा. इंटरनॅशनल मार्केटिंग मध्ये काय आहे की ही अशी ऍक्टिव्हिटी आहे टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन डिफरंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. म्हणजे ऑल ओव्हर वर्ल्ड मध्ये मी जेवढ्या कंट्रीज आहेत डिफरंट कंट्रीज आहेत त्या तिथे माझे प्रोडक्ट्स किंवा सर्व्हिसेस घेऊन जाणार आहे. सेकंड थिंग सांगितली द स्कोप ऑफ डोमेस्टिक मार्केटिंग इज नॅरो. इथे एरिया लिमिटेड आहे म्हणजे स्कोप सुद्धा नॅरो असणार आहे, रिस्ट्रिक्टेड टू द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. म्हणजे नॅरो स्कोप असण्यामागे रिझन आहे की तुम्हाला रिस्ट्रिक्शन दिलेलं आहे की तुम्ही बाउंड्रीजच्या अक्रॉस बाउंड्रीज तुम्ही जाऊ शकणार नाही आहात, म्हणजे एक पर्टिक्युलर एरियामध्येच मार्केटिंग करणार आहात. त्यामुळे इथे तुम्हाला फार स्कोप नाही आहे डोमेस्टिक मार्केटिंग मध्ये. द स्कोप ऑफ इंटरनॅशनल मार्केटिंग इज वाइडर एज द होल वर्ल्ड कुड कंसिडर्ड एज अ मार्केट. आता जैसे कि हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि होल वर्ल्ड अगर आपका एक ही मार्केट है कंसिडर किया हुआ, तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केटिंग को बहुत ज्यादा स्कोप है क्योंकि ऑल ओवर कंट्रीज के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जा सकते हैं. ट्रेड बैरियर्स के में उन्होंने बताया कि नो आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस इन डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में ही बिजनेस कर रहे हैं, हम बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर रहे तो पॉसिबल है यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे. नो ट्रेड बैरियर्स इन फॉर्म ऑफ तारीफ और कोटा, यहाँ पे आपको किसी और चीज का मतलब कि
जो टैक्सेस है, तारीफ है, कोटा है, ये पे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट इज सब्जेक्ट टू सीवियर बैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ तारीफ, कोटा और लाइसेंसिंग। जब यहाँ पे कंपैरिजन करते वक्त हम लोग ये देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग ये जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारे बैरियर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लाइसेंसिंग है, कोटाज है, तारीफ है, ये सारे रिस्ट्रिक्शन आते हैं। गवर्नमेंट जो रूल्स पॉलिसीज बनाते हैं तो उसे फॉलो करना यहाँ पे बहुत नेसेसरी है। ओके, यूनिक पॉलिटिकल सेटअप। अभी यूनिक पॉलिटिकल सेटअप यानी एवरी कंट्री adopts their own import and export restriction on goods and services in order to safeguard their own national interest, and the firms deals with international marketing needs to observe such restriction, and restriction may be on tariff and custom duties, quantitative restriction, exchange control, or imposing more local taxes on imported goods। यानी कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि हर एक कंट्री का एक खुद की पॉलिसी है, दैट इज कॉल्ड, मतलब ये लोग क्या करते हैं, सेफ करते हैं अपनी कंट्री को कि बाहर जो भी आपका आपका अगर नेशनल इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपको जाना है, तो आप लोग क्या करते हो कि बाहर से जो प्रोडक्ट, एक्सेसिव प्रोडक्ट आपके मार्केट के अंदर आने वाले हैं, उससे क्या हो सकता है कि आपको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिलती है। तो इसके लिए उन्होंने एक पॉलिटिकल सेटअप लिया है। यूनिक ऐसा पॉलिटिकल सेटअप है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, तारीफ कोटा जैसे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जिस रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जिसे बोलते हैं कि इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट अंदर आ सकता है, इंपोर्ट किया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सचेंज कंट्रोल लगा दिया जाता है। तो ये एक यूनिक पॉलिटिकल सेटअप इसे कहा जाता है। दैट इज द डिफरेंसिंग पॉइंट इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। लीगल सेटअप, अभी लीगल सेटअप के अंदर भी क्या है कि लीगल सेटअप किस तरह से बनाया जाता है। देखो, डिफरेंट कंट्रीज ऑपरेट अंडर डिफरेंट लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम भी डिफरेंट है क्योंकि हर एक का गवर्नमेंट अलग अलग है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट पॉलिटिक्स अलग है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया मोस्ट कंट्रीज फॉलो द इंग्लिश कॉमन लॉ एज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। Japan and Latin American countries are important exceptions to this rule, and the existence of different legal system makes the task of businessmen more difficult, and as they are not sure about which particular system will apply to their transaction। यानी कि यहाँ पे उन्होंने कुछ कंट्रीज का एग्जांपल दिया, जापान एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। यहाँ पे एक्सेप्शंस है टू दिस रूल क्योंकि लीगल रूल्स यहाँ पे नहीं है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट लीगल सिस्टम, यानी कि जो भी डिफरेंट कंट्रीज है, जापान या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अलावा, तो वहां पे बिजनेसमैन को काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी लीगल सिस्टम क्या कहती है, उनके लॉज क्या है। तो उस लॉज को समझना या ट्रांसैक्शन करते वक्त किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का कौन सा रूल है वो ध्यान में रखना, ये क्या है कि डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे काम करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए। ओके ना। सो next is monetary setup. Each country has its own monetary system, and exchange rate for each country's currency are fixed under the rules framed by the International Monetary Fund. Some countries operate multiple rates. Different rates are applicable to different transactions. जैसे इंडिया से अगर फॉरेन इंडिया का जो भी मनी है वो अगर ट्रांसफर करना है किसी और कंट्री के लिए तो उसका रेट अलग है। बाहर के कंट्री का जो अदर कंट्रीज है उनका अगर यहाँ पे एक्सचेंज करना है करेंसी का, तो वो भी डिफरेंट रेट्स है। तो मॉनिटरी सेटअप भी फिक्स रहता है, लीगल सेटअप फिक्स रहता है, पॉलिटिकल सेटअप फिक्स रहता है, ये ध्यान में रखना है। लेस मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे बताया कि मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज लेस बिटवीन नेशंस देन इन द कंट्री इटसेल्फ। यानी कि डोमेस्टिक मार्केट को अगर कंपेयर किया जाए इंटरनेशनल मार्केटिंग के साथ, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे मोबिलिटी थोड़ी कम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। तो सॉरी, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर मोबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम सिमिलर टेस्ट या कंजप्शन पैटर्न वाले पर्सन्स रहते एक ही कंट्री में। विद द एडवेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट द मोबिलिटी ऑफ लेबर हैज इंक्रीज। ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो आपको लेबर सोर्स यूज करना पड़ता है, तो यहाँ पे मोबिलिटी क्या है कि मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग हैज इंक्रीज द मोबिलिटी of capital and labor, but in spite of all these development, mobility of factors of production less as compared to domestic marketing.
अभी अगर हम लोग किसी एक प्रोडक्ट को, जसं तुम्ही एका कंट्रीमधून दुसऱ्या कंट्रीमध्ये जर प्रोडक्ट पाठवताय, इंटरनॅशनल मार्केटिंग मध्ये आहात तर तुम्हाला लेबर लागणार आहे, तो फोर्स लागेल. तुम्हाला एअर ट्रान्सपोर्ट करताय तर एअर ट्रान्सपोर्टमुळे इथे थोडंसं काय होईल, लेबरचं प्रमाण वाढेल. इंटरनॅशनल मार्केटिंग मध्ये काय सांगितलंय की कॅपिटल आणि लेबर ह्या दोन्ही गोष्टी इन्क्रीज होतील. मग ह्या इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होतं की त्यांनी सांगितलंय ऑल दिस डेव्हलपमेंट मोबिलिटी ऑफ फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेस ॲज कम्पेअर टू डोमेस्टिक मार्केटिंग. डोमेस्टिक मार्केटिंग पेक्षा इथे तुम्हाला हे फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाकीचे कमी यूज करावे लागतील. कंपॅरिझन जर केलं तर इंटरनॅशनल मार्केटिंग मध्ये तो फोर्स कमी वापरावा लागेल आणि डोमेस्टिक मार्केटिंग मध्ये कॅपिटल किंवा लेबर हा फोर्स जास्त यूज केला जाईल. ओके, डिफरंट मार्केट्स. Market characteristic in each segment are different. That is, demand, channel of distribution, promotion, etc. are quite different from market to market. And even cultural and social setup has influence on demand and buying pattern in an economy. तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट मार्केट्स की वजह से कौन सी चीजों में डिफरेंस आता है इंटरनेशनल मार्केटिंग और डोमेस्टिक मार्केटिंग में, तो वो भी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि जो डिमांड है हर एक कंट्री की वो अलग अलग क्यों है, तो क्योंकि उसका कल्चर डिफरेंट है, सोशल सेटअप अलग है, तो डिमांड और बाइंग पैटर्न के अंदर वेरिएशंस आते हैं. ओके, हे झाले तुमचे 8 पॉइंट्स, डिफरन्स अँड सिमिलॅरिटी इन डोमेस्टिक अँड इंटरनॅशनल मार्केटिंग. आता मॅनेजमेंट ओरिएंटेशन काय आहे बघूया, पुढचा पॉइंट तुमचा. यामध्ये मॅनेजमेंट ओरिएंटेशन मध्ये तुम्हाला ज्या गोष्टी स्टडी करायच्या तर त्यामध्ये काही पर्टिक्युलर एरियाज दिलेत, रिजन्स दिलेत की त्यामध्ये कशा पद्धतीने सेटअप केला जातो. जसं त्यांनी सांगितलंय बघा इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट मध्ये, द फॉर्म अँड सबस्टन्स ऑफ कंपनीज रिस्पॉन्स टू ग्लोबल मार्केट अपॉर्च्युनिटीज डिपेंड ग्रेटर ऑन मॅनेजमेंट अजम्पशन्स और बिलीव बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस अबाउट द नेचर ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि यहाँ पे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रिस्पॉन्स देती है ग्लोबल मार्केट के लिए, तो वो हमें देखना है कि मैनेजमेंट का अजम्पशन क्या है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है. तो उस तरह से, या मतलब अजम्पशंस के अंदर हम ये भी बता सकते हैं वो किस तरह से बिलीव करते हैं, उनका बिलीफ किस तरह का है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है. बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन बाहर के मार्केट में जाने के लिए तैयार नहीं होती. तो यहाँ पे आपका अजम्पशन मैनेजमेंट का देखना बहुत जरूरी है. उसके बाद हम बाहर की अपॉर्चुनिटी लेना है या नहीं लेना है ये कंसिडर क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं. तो यहाँ पे इथनोसेंट्रिक होम कंट्री ओरिएंटेशन, ये फर्स्ट ओरिएंटेशन दिया है. इथनोसेंट्रिक का मीनिंग क्या है कि होम कंट्री ओरिएंटेशन. यहाँ पे पर्सन हु assume his or her home country superior compared to the rest of the world is said to have an ethnocentric orientation. यानी कि कोई भी पर्सन है तो उसका जो भी बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम क्या कहता है कि हमारी जो कंट्री, होम कंट्री जहाँ पे हम रहते हैं, होम कंट्री सुपेरियर एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना कुछ है अदर कंट्रीज में, उससे हमारा जो होम कंट्री है वो बेटर है. ये जो आपका अजम्पशन है, अज्यूम करते हैं कुछ पर्सन. The ethnocentric orientation means company personnel see only similarities in market and assume the products and practices that succeed in the home country. यानी कि इनका फोकस क्या है, इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन वाले पीपल्स जो है, तो दैट पर्सन्स आर ओनली अट्रॅक्ट टू होम प्रोडक्ट्स अँड होम सर्व्हिसेस. म्हणजे काय की इथे तुम्हाला पर्टिक्युलर एक का तुम्ही स्वतःच्या याच्यावर सॅटिस्फाईड राहताय. पण त्या अपोजिट त्यांनी आणखी एक उदाहरण दिलंय बघा, ethnocentric companies that do conduct business outside home country can be described as international companies. They adhere to the notion that the products that succeed in the home country are superior and therefore can be sold everywhere without adaptation. तो इथनोसेंट्रिक कंपनीज जो है वो किस तरह का बिजनेस करते हैं, तो इंटरनेशनल कंपनीज के लिए जब भी प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे ये लोग ये समझते हैं कि हमारे होम कंट्री के अंदर अगर एक दूसरा प्रोडक्ट सक्सेसफुली हम सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है, तो सुपेरियर ऐसा प्रोडक्ट है और उसे हम कहीं पे भी कौन सी भी अदर कंट्री में सेल कर सकते हैं विदाउट एडेप्टेशन. यानी कि यहाँ पे हम लोग बाकी रिसर्च करते नहीं, हमारा प्रोडक्ट है हमारी कंट्री में बहुत अच्छी तरह से सेल हो रहा है तो हम बाहर भी सेल कर सकते हैं. इस तरह का उनका एटीट्यूड होगा इथनोसेंट्रिक होम कंट्री में. ये मैनेजमेंट ओरिएंटेशन का फर्स्ट टॉपिक था. अभी सेकेंड टॉपिक है आपका
अभी ये सिस्टम कैसे चलती है यहाँ पे थोड़ा वो भी बताया. द प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज ऑफ द हेडक्वार्टर्स एंड ऑफ द ऑपरेटिंग कंपनी इन द होम कंट्री बिकम द डिफॉल्ट standard to which all subsidiaries need to comply. This mindset has the advantage that it overcomes the potential shortage of qualified managers in host nations. यानी कि यहाँ पे जो भी आपके पास फोर्स है, जो फोर्स यूज किया जाता है प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, सब्सिडरी यूज किए जाते हैं, तो वो किस तरह के नहीं है, बहुत सुपेरियर इस तरह के नहीं है. मतलब होस्ट कंट्री के लिए जो भी आप सोर्स भेजते हैं, मतलब कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि potential shortage of qualified managers in host nations by expatriating managers from the home country creates a unified corporate culture and helps transfer core competencies. यानी कि the main disadvantage are that an ethnocentric mindset can lead to cultural short-sightedness and to not promoting the best and brightest in a firm. यानी कि ये जो ethnocentric approach है, वो खुद पे फोकस होने की वजह से ज्यादा ब्राइट उसका फ्यूचर नहीं है बाहर के कंट्रीज के लिए. ओके, ओवरऑल उन्होंने एक कंक्लूजन दिया है, तो आप लिखते वक्त भी इसी तरह से लिखना है कि मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, इसका तो नहीं लिखना है. यहाँ पे ओनली आपको कंसेप्ट समझ के लेनी. पॉलीसेंट्रिक जो आपकी ओरिएंटेशन है, पॉलीसेंट्रिक के अंदर उसके मीनिंग आता है कि पॉलीसेंट्रिक मीन्स हैविंग मोर देन वन सेंटर्स. इसके ज्यादा सेंटर है, एक से ज्यादा सेंटर. होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन यानी कि पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन इज द अपोजिट ऑफ इथियोट्रिज्म. द टर्म पॉलीसेंट्रिक डिस्क्राइब management believe that each country in which a company does business is a unique. हर एक कंट्री का एक यूनिक बिजनेस सिस्टम होगा. This assumption lays the groundwork for each subsidiary to develop its own unique business and marketing strategies in order to succeed. तो अगर सक्सेस लेना है हमें बाहर के कंट्रीज में, तो इनका मानना है, इनके assumptions क्या है, वो किस चीज पे बिलीव करता है ये मैनेजमेंट सिस्टम. तो हर एक कंट्री का जो बिजनेस है वो यूनिक है, यानी कि अलग अलग तरीके का है. तो यहाँ पे भी हमें जो बिजनेस स्ट्रेटेजी या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करने, वो भी यूनिक होना जरूरी है ताकि हमें सक्सेस मिल सके. मतलब इथनोसेंट्रिक से बिल्कुल अलग है ये पॉलीसेंट्रिक अप्रोच यानी ओरिएंटेशन. हियर द assumption that host country cultures are different, making a centralized, making one side approach is unfeasible, and local people know what is best for their operation and should be given maximum freedom to run their affairs as they see fit. यानी कि यहाँ पे लोकल पीपल्स का मानना क्या है, उनके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है, तो उनके लिए मैक्सिमम फ्रीडम प्रोवाइड किया जाएगा. रन देयर अफेयर्स एज दे सी फिट. मतलब कि जिस कंट्री में आप बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, वहाँ का कल्चर किस तरह का है, वहाँ के हैबिट्स किस तरह के, लाइफस्टाइल किस तरह की है, उसी तरह से आपको वो एक्टिविटी या परफॉर्मेंस रन करना है उस कंट्री के लिए. इसके लिए वो फ्रीडम दिया जाएगा लोकल पीपल्स को, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है हर एक कंट्री का. ओके, this views alleviates the chance of cultural myopia and is often less expensive to implement than ethnocentricity because it needs less expatriate managers to send out and centralized policies to be mentioned. ये क्या है कि कल्चरल मायोपिया होने की वजह से यहाँ पे इथनोसेंट्रिसिटी से ये लेस एक्सपेंसिव अप्रोच है. पॉलीसेंट्रिक जो है ओरिएंटेशन वो लेस एक्सपेंसिव है. ओके, रेजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन. अभी रेजियोसेंट्रिक में क्या दिया देख सकते हैं आप यहाँ पे. इन अ कंपनी विद रेजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन मैनेजमेंट व्यूज रीजन एज अ यूनिक. यानी कि यहाँ पे उन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में सोचा है. कंपनी क्या सोचती है, मैनेजमेंट की व्यूज क्या है यहाँ पे, तो रीजन एक यूनिक है एंड सीक्स टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड रीजनल स्ट्रेटेजी. यानी कि अगर उसे डेवलप करना है आपको, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड रीजनल स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी होगी. Management views region as a unique. Management seeks to develop an integrated regional strategy to market products in a particular identified region. Example, a US company that focuses on the countries included in the नाफ्ता इज अ रिजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन. अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये नाफ्ता क्या है. NAFTA इसका लॉन्ग फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. तो इसके अंदर कौन से स्टेट्स, मेंबर स्टेट्स आते हैं, आप देख सकते हैं कनाडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स.
तो इन सबको मिला के इन ऐसी एक पॉलिसी यूज की जाएगी। यूएस कंपनी क्या करता है, तो इस कंट्रीज पे फोकस करता है और इस तरह से उन्होंने क्या बनाया है, बिजनेस एक्टिविटीज उनके बिजनेस एक्टिविटीज को रन किया है। ओके, here the firm researches the markets, understand customers and competition in the region and evolves competitive strategy। यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन पे हमें फोकस करना है। फर्म क्या करेगी कि अंडरस्टैंड करेगी कस्टमर को, यानी कस्टमर रिसर्च किया जाएगा, कंपटीशन इन द रीजन यानी कि कॉम्पिटिटर्स कितने हैं उस रीजन के अंदर, और उसी तरह से हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी वहां पे अप्लाई करेंगे। ओके, अभी जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, ये सबसे लास्ट वाला मैनेजमेंट ओरिएंटेशन है। कंपनी विद जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन व्यूज द एंटायर वर्ल्ड एज अ पोटेंशियल मार्केट, यानी कि वर्ल्ड ओरिएंटेशन कहा जाता है जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन को। ऑल होल वर्ल्ड को उन्होंने क्या कंसीडर किया कि ये पोटेंशियल मार्केट एंड स्ट्राइव्स टू डेवलप इंटीग्रेटेड वर्ल्ड मार्केट स्ट्रेटेजी। कंपनी whose management has a regiocentric and geocentric orientation known as a global or transnational company। मतलब यहाँ पे रेजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन को उन्होंने क्या कहा है, ग्लोबल कंपनी। दिस ओरिएंटेशन डज नॉट इक्वेट सुपेरियरिटी एंड नेशनलिटी and within legal and political limits, executives try to seek the best mean regardless of nationality to solve the company's problem wherever in the world they occur. This attitude uses human resources efficiently and furthermore helps to build a strong culture and informal management network. Drawbacks are that national immigration policies may put limits to its implementation and it might be a bit expensive compared to polycentrism. It attempts to balance both global integration and local responsiveness। यानी कि यहाँ पे जो एटीट्यूड दिया है ह्यूमन रिसोर्सेज का, उन्होंने इफिशिएंटली यूज किया है। यहाँ पे जो भी आपको कुछ इनोवेटिव करना है या जो भी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करना है, तो इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कल्चर का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या करेगा कि बिल्ड करेगा एक स्ट्रॉन्ग कल्चर और इनफॉर्मल मैनेजमेंट नेटवर्क तैयार करेगा। ये एक्सपेंसिव ऐसा है, पॉलीसेंट्रिक से अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव ऐसा स्ट्रक्चर है। एंड ये यहाँ पे क्या करता है, इट अटेम्प्ट्स टू बैलेंस बोथ ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड लोकल रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड को अगर उन्होंने एक इमेजिन किया है, उसका इंटीग्रेशन किया है, ग्लोबल इंटीग्रेशन है, तो उसका बैलेंसिंग करना ये भी इस ओरिएंटेशन के थ्रू किया जाता है। यानी कि लोकल रिस्पांस किस तरह का है और ग्लोबल इंटीग्रेशन करना है, तो हमें उस सब चीजों को एक इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है, जो कि इस ग्लोबल ओरिएंटेशन के थ्रू जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ओके, हे साधं सिंपल आहे, फक्त तुम्हाला इंटरनॅशनल मार्केटिंग मध्ये कन्सेप्ट दिलेले आहेत, ज्यावर फारसा क्वेश्चन विचारला जात नाही। आता इंटरनॅशनल स्टेजेस नाहीये तुम्हाला, हा सिलेबसचा पॉइंट नाहीये तुमचा। एंटरिंग इंटरनॅशनल मार्केट मेथड्स दिलेले आहेत तुम्हाला, या मेथड्स आहेत सिलेबस मध्ये, आय थिंक सो, आय विल चेक इट। आहे तुम्हाला तुम्ही कसं एंटर होणार आहात, त्यासाठी कुठले मोड्स यूज करणार आहात, मी अगोदर सिलेबस मध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की यामध्ये तुम्हाला एक्सपोर्ट करताय तुम्ही एखादा प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस, तरी सुद्धा तुम्ही इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये जाऊ शकता। फ्रेमवर्क आहे एंटरिंग इंटरनॅशनल मार्केट्स, मेथड्स ऑफ मार्केट एंट्री। आता एक्सपोर्ट मध्ये काय केलं जातंय बघा, एक्सपोर्ट ऑपरेशन्स आर द फर्स्ट स्टेप इन द इंटरनॅशनलायझेशन। जेव्हा तुम्ही एखादा प्रोडक्ट बाहेर पाठवण्याचं ठरवता, दॅट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप in internationalization. It is the most traditional mode of entering the foreign market and the best alternative under a given set of conditions. म्हणजे तुमच्याकडे जे काही कंडिशन्स आहेत, तुमचं एक्सेसिव्ह सरप्लस प्रोडक्शन होतंय आणि अशा केसमध्ये तुम्ही डिसिजन घेतला की माझं प्रोडक्ट मग जे काही सरप्लस प्रोडक्शन आहे ते मी बाहेर पाठवणार आहे, तर ही तुमची फर्स्ट स्टेप असते इंटरनॅशनल मार्केटिंग मध्ये जाण्याची। आणि मग यामध्ये त्यांनी सांगितलंय की ज्या काही कंडिशन्स आहेत, म्हणजे तुमचे जे काही पॉलिटिकल सेटअप आहे, लिगल सेटअप आहे,
कुठल्या कंट्रीचा त्याही कंट्रीचा ज्या काही कंडिशन्स आहेत त्या तुम्ही ऍग्रीमेंट असतं किंवा त्यानुसार तुम्ही काय करता की फॉरेन मार्केटला तो प्रोडक्ट पाठवण्याचा प्लॅन केला जातो. दॅट इज द ट्रॅडिशनल मोड ऑफ एंटरिंग इन फॉरेन मार्केट. ओके, सो द टर्म एक्सपोर्ट इज derived फ्रॉम द conceptual meaning as to ship the goods and services out of the port of a country. And the seller of such goods and services is referred to as an exporter who is based in the country of export, whereas the overseas based buyer is referred to as an importer. यानी कि यहाँ पे इस कंट्री से, इंडिया से अगर कोई प्रोडक्ट बाहर जा रहा है तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट करने वाला है दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्टर. एंड जिस कंट्री में, फॉरेन कंट्री में हो जाएगा, वहां पे जो बायर है उस प्रोडक्ट का, दैट कंट्री मतलब दैट इज रेफर्ड टू एन इम्पोर्टर. ओके, एक्सपोर्टिंग में बी द मोस्ट वायबल स्ट्रेटेजी अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. मतलब किस कंडीशन के अंदर वायबल स्ट्रेटेजी है, वायबल क्यों है, तो उन्होंने कंडीशंस एक्सप्लेन की. लॉ इन द कंट्री कंसर्न डज नॉट अलाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. मतलब कंट्री का लॉ क्या बता रहा है कि डज नॉट अलाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. There are political, economic and such other risk of investment in the foreign country. यानी कि यही सब चीजें जो मैंने लीगल सिस्टम बताई या पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम बताए, तो ये सब कंडीशंस है कि जिसकी वजह से ये स्ट्रेटेजी वायबल हो जाती है. एक्सपोर्टिंग करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता. इट इज नॉट फाइनेंशियली वायबल फॉर द कंपनी टू हैव प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन द फॉरेन मार्केट, आइदर बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉरेन मार्केट इज हाई. यानी कि कौन सी कंडीशन में हम नहीं भेज सकते इंटरनेशनल मार्केटिंग में प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी. जो भी प्रोडक्शन के रिलेटेड फैसिलिटीज है, प्रोडक्शन करने के लिए जो भी आपको प्रोवाइड करना है, यानी कि उन्होंने बताया एक पर्टिकुलर रीजन बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन फॉरेन मार्केट इज हाई और द वॉल्यूम ऑफ फॉरेन बिजनेस इज नॉट लार्ज इनफ टू जस्टिफाई प्रोडक्शन इन द फॉरेन मार्केट. अभी यहाँ के एज कंपेयर टू डोमेस्टिक मार्केट, अगर फॉरेन मार्केट में आपको कॉस्ट ज्यादा आती है प्रोडक्शन के लिए, तो पॉसिबल नहीं कि आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपका प्रोडक्ट बेच सके. तो ये एक कंडीशन है. द फॉरेन मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन बॉटलनेक्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स विथ मटेरियल सप्लाईज. यानी कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मटेरियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं. तो ऐसे हालात में, इससे कंडीशन में भी हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. ओके, सो ये आपकी एंट्री का, मार्केट एंट्री का फर्स्ट पॉइंट था एक्सपोर्ट. नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट एक्सपोर्ट. अभी डायरेक्ट एक्सपोर्ट के अंदर क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वर्क करती है. डायरेक्ट एक्सपोर्ट यानी ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसेस देयर प्रोडक्ट इन देयर होम मार्केट, यानी कि यहाँ पे वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में उसका प्रोडक्शन किया जाएगा प्रोडक्ट का, एंड देन सेल्स देम टू कस्टमर ओवरसीज, यानी कि बाहर का जो कस्टमर है, फॉरेन कस्टमर, उनके लिए वो सेल किया जाएगा. द फर्म इनिशिएट्स the and control exporting internally, and direct exporting usually results in more sales than indirect exporting does. indirect exporting के अंदर क्या किया जाएगा कि इनडायरेक्ट में हम लोग आगे देखने वाले, लेकिन इनडायरेक्ट से अगर हम कंपेयर करते तो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के रिजल्ट्स क्या है, बेस्ट रिजल्ट है, मोर सेल होगा, आपका कंट्रोल उस सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा होगा. एंड इन डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग द एक्सपोर्टर इज मोर इन्वॉल्व एंड कमिटेड टू न्यू मार्केट. यानी कि इन्वॉल्वमेंट आपकी ज्यादा है, आप पर्सनली इंडिविजुअली उस सिस्टम, उस प्रोसेस के अंदर क्या है, इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से आपका कंट्रोल भी है और कमिटमेंट भी बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पे न्यू मार्केट में आपकी एंट्री बहुत बढ़िया रहेगी. द बेनिफिट ऑफ ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट आर मोर इन्फ्लुएंस एंड ग्रेटर स्ट्रेटेजिक लीवरेज, कंट्रोल एंड प्रॉफिट. वहाँ पे प्रॉफिट मिलना भी बहुत इजी हो सकता है. इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया द ऑर्गेनाइजेशन सेल देयर प्रोडक्ट टू थर्ड पार्टी, यानी यहाँ पे इंटरमीडियरी होगी. जैसे कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं, होलसेलर रिटेलर के थ्रू सेल किया जाता है प्रोडक्ट को. वैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग में अगर हमारा प्रोडक्ट जाता है तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करते वक्त ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि जो भी प्रोडक्ट सेल किया जाता है वो थर्ड पार्टी को, यानी इंटरमीडियरी को सेल किया जाता है. वो देन सेल इट ऑन विद इन द फॉरेन मार्केट. मतलब इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट इस तरह से किया जाएगा. Intermediaries can be agents, distributors, wholesalers, retailers, brokers also. And indirect exporting, the exporter's primary responsibility is confined to producing the goods to be exported. Use of intermediaries allows the
exporters to overcome problems arising from lack of knowledge of overseas markets and limited staff and financing resources. यानी कि इंटरमीडियरी जो है वो सब प्रॉब्लम फेस करेगा। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरमीडियरी कोई भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर या ब्रोकर। तो यहाँ पे उस इंटरमीडियरी को क्या करना है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं एक्सपोर्टर के लिए, तो ओवरसीज मार्केट के रूल्स क्या है, लीगल रूल्स है, पॉलिटिकल रूल्स है, उनको फेस करना है। And limited staff and financial resources also. The expertise and contacts of intermediaries and permits exporting without an extensive internal resource commitment. That means success of the exporter depends upon the competency and devotion of the intermediaries are very expensive. यानी इंटरमीडियरी को अगर हम यूज करें, उसके थ्रू फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट जाता है, तो वो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। यहाँ पे उसका कंट्रोल, डिवोशन होना इंटरमीडियरी का बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, सेकेंड है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग के अंदर हम देख सकते हैं अनदर लेस रिस्की मार्केट एंट्री मेथड इज लाइसेंसिंग। हियर द लाइसेंसर विल ग्रांट एन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉरेन मार्केट अ लाइसेंस टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, यूज द ब्रांड नेम। यानी कि लाइसेंसर will grant an organization in the foreign market a license to produce the product. लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है लाइसेंसर के थ्रू। लाइसेंसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, फॉरेन मार्केट में लाइसेंस देती है कि प्रोडक्शन करने के लिए यूज द ब्रांड नेम, आपका ब्रांड नेम भी वो यूज कर सकते हैं। इन रिटर्न दैट दे विल रिसीव अ रॉयल्टी पेमेंट, यानी कि रिटर्न में क्या होगा कि रॉयल्टी पेमेंट, यानी जितना भी मुनाफा होगा, जितना प्रॉफिट होगा, वो क्या करेंगे, रिटर्न में देंगे। लाइसेंसिंग इज डिफाइंड एज द मेथड ऑफ फॉरेन ऑपरेशन वेयर बाय अ फर्म इन वन कंट्री एग्रीज टू परमिट अ कंपनी इन अनदर कंट्री टू यूज द मैन्युफैक्चरिंग, processing, trademark, know-how or some other skill provided by the licensor. It is quite similar to the franchise operation. Coca-Cola का example दिया है उन्होंने, देखो Coca-Cola is an excellent example of licensing in Zimbabwe. United Bottlers have the license to make a Coke. License in Zimbabwe, United Bottlers have the license to make a Coke. Zimbabwe का उन्होंने example दिया है कि कोक का प्रोडक्शन किस तरह से किया जाता है, लाइसेंस किसके थ्रू दिया गया, किसको दिया। यूनाइटेड बॉटलर्स क्या करते हैं कि उस लाइसेंस का यूज करके कोक बनाया जाता है। तो लाइसेंस ये जो सिस्टम है, आपको अदर इसमें भी, आप अगर बाइक सीखते हो तो आपको लाइसेंस मिलता है, आप अगर फार्मासिस्ट हो आपको एक लाइसेंस मिलता है बिजनेस करने के लिए, वो लाइसेंस पे आप वो लाइसेंस अगर सेल करते हो किसी और को या रेंट पे दिया जाता है, मतलब ज्याला आपण म्हणतो ना की कोणाच तरी लायसनवर तुम्ही बिझनेस करताय, तर तसा हा पार्ट आहे की इथे तुम्हाला लायसन्स दिलं जाईल, लायसन्सरच्या थ्रू लायसन्स घेऊन तुम्ही तो बिझनेस पुढे कंडक्ट कराल फॉरेन मार्केटमध्ये। अतिशय साधी आणि सिंपल प्रोसेस आहे। यामध्ये तुम्हाला लायसन्सिंगचा फायदा काय होतो, ऍडव्हान्टेज काय आहे बघा। पहिला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी तत्पूर्वी सांगितला, लायसन्सिंग इन्व्हॉल्व्स लिटिल एक्सपेन्स अँड इन्व्हॉल्वमेंट। इथे या बिझनेस मध्ये लायसन्स दिला म्हणजे तुमची त्या बिझनेस मध्ये ऍक्च्युअली काही इन्व्हॉल्वमेंट असणार नाही, लेस इन्व्हॉल्वमेंट असेल किंवा एक्सपेन्सेस तुमचे फार काही असणार नाही। द ओनली कॉस्ट इज साइनिंग द एग्रीमेंट एंड पॉलिसिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मतलब यहाँ पे अगर हम लाइसेंस प्रोवाइड करते तो उसके बदले में हम लोग एक क्या कर लेते हैं, साइनिंग अथॉरिटी रहती है, एग्रीमेंट पे साइन करना और उसके रिलेटेड जो भी रॉयल्टी पेमेंट है वो आपको दिया जाता है। इसका बेसिक एडवांटेज है गुड वे टू स्टार्ट इन फॉरेन ऑपरेशन। अगर आपको बाहर की कंट्री में आपका बिजनेस स्टार्ट करना है लो रिस्क में, तो शायद ये पॉसिबल है कि लाइसेंसिंग के थ्रू आप कर सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है। Linkage of parent and receiving partner interest means both get most out of marketing efforts. लिंकिंग रहता है पेरेंट कंपनी और पार्टनर जो है उसका फॉरेन कंट्री का, तो इसकी वजह से हमें मार्केटिंग एफर्ट्स क्या करने मिलते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है उसके थ्रू हम लोग ये लाइसेंसिंग का बिजनेस कर सकते हैं। कैपिटल नॉट टाइड अप इन फॉरेन ऑपरेशंस, कैपिटल भी आपका नहीं यूज किया जाता, ओनली लाइसेंस पे हम एग्रीमेंट पे साइन करते। इस तरह से इसके एडवांटेज है।
डिसएडवांटेज नहीं लिखे तो भी चलेगा। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग ये एक पार्ट है आपको, अगर इसमें फॉरेन कंट्री में एंट्री करनी है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग लोकल इन्वेस्टर इन अ फॉरेन मार्केट provides the capital for an enterprise while a company from outside provides the necessary know-how to manage the company। यानी कि यहाँ पे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्होंने बताया मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट involve not just selling a method of doing things but involves actually doing them। It involves a wide range of functions such as technical operation of production facility, management of personnel, अकाउंटिंग, मार्केटिंग सर्व्हिसेस अँड ट्रेनिंग। म्हणजे मॅनेजमेंट कॉन्ट्रॅक्ट करतं म्हणजे नक्की काय करतं, तर इथे फक्त तुम्हाला फ्रँचायझिंग किंवा लायसन्सिंग हा प्रकार नाही होत। म्हणजे फ्रँचायझर ऑर्गनायझेशन जे आहे ती दुसऱ्या कोणाला फ्रँचायझी प्रोव्हाइड करते किंवा लायसन्स प्रोव्हाइड करून बिझनेस केला जात नाही, तर ते ऍक्च्युअली स्वतः त्या सिस्टीम मध्ये मॅनेजमेंट काय असणार आहे, इन्व्हॉल्वमेंट त्याची असेल। आणि मग ती इन्व्हॉल्वमेंट कुठल्या याच्यामध्ये असते मॅनेजमेंटची, तर ऑल फंक्शन्स मध्ये, जसं की वाईड रेंज ऑफ फंक्शन्स मध्ये काय येतं, टेक्निकल ऑपरेशन्स आहे किंवा प्रोडक्शन फॅसिलिटी आहे, मॅनेजमेंट पर्सनल आहे, अकाउंटिंग आहे, म्हणजे ऑल ज्या काही तुमचे ऑपरेशन्स आहेत ऑर्गनायझेशन रिलेटेड त्या सगळ्याच गोष्टींमध्ये मॅनेजमेंटचा इन्व्हॉल्वमेंट असेल आणि त्या पद्धतीने तो बिझनेस केला जाईल। ऍडव्हान्टेज काय आहेत बघा त्याचे, मॅनेजमेंट कॉन्ट्रॅक्ट्स आर ऑफन फॉर्म वेअर देर इज अ लॅक ऑफ लोकल स्किल्स टू रन अ प्रोजेक्ट। जे तुमच्या लोकल मार्केटला काही लोकल स्किल्स जे आहेत ते जर कमी पडत असतील तर अशा वेळी मॅनेजमेंट काय करतं, कॉन्ट्रॅक्ट करतं अदर कंट्रीज सोबत आणि मग त्या पद्धतीने तो प्रोजेक्ट रन केला जातो। आपल्याकडे काही कमी असेल, लेस असेल तर आपण काय करतो, दुसऱ्यांसोबत कॉन्ट्रॅक्ट करून आपली कमी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो। ओके, इट इज अल्टरनेटिव्ह टू फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट। म्हणजे तुम्हाला एफडीआय मध्ये जर एंटर व्हायचं असेल तर हे एक अल्टरनेटिव्ह आहे। इट डज नॉट इन्व्हॉल्व ॲज हाय रिस्क अँड कॅन यील्ड हायर रिटर्न्स फॉर द कंपनी अँड व्हेन फॉरेन गव्हर्नमेंट ऍक्शन्स रिस्ट्रिक्ट अदर एंट्री मेथड्स। आता यामध्ये डिसएडव्हान्टेज काय आहेत की इथे कंट्रोल कमी असतो, टाइम डिले होऊ शकतो, कारण कोणासोबत तरी कॉन्ट्रॅक्ट करून काम करायचं म्हटलं की दोन पार्टीज आल्या आणि दोन पार्टीज मध्ये टाइम डिले होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत। लॉस ऑफ फ्लेक्झिबिलिटी, फ्लेक्झिबल स्ट्रक्चर राहत नाही, त्याला एक रिजिडनेस येतो, म्हणजे अग्रीमेंट झालं की ते फॉलो करणं मस्ट असतं। लॉस ऑफ क्वालिटी सुद्धा, तुम्हाला जसे एक्सपेक्टेशन्स आहेत तसंच तो पार्टनर काम करेल ज्याच्यासोबत कॉन्ट्रॅक्ट केलंय असं नाही। कॉम्प्लायन्स म्हणजे मान्यता, प्रत्येक वेळी तुमच्या सगळ्या गोष्टी ऍग्री होतील असं नाही तुमचे एक्सपेक्टेशन्स। कॉन्ट्रॅक्ट मॅनेजर, आता मॅन्युफॅक्चरिंग, मॅनेजमेंट कॉन्ट्रॅक्टिंग आणि कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग, आता ह्या दोन गोष्टी बघा यामध्ये कसा डिफरन्स आहे। कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये काय सांगितलं, दिस स्ट्रॅटेजी इन्व्हॉल्व्स कॉन्ट्रॅक्टिंग फॉर द मॅन्युफॅक्चर और असेंबली ऑफ प्रोडक्ट्स बाय मॅन्युफॅक्चरर्स एस्टॅब्लिश इन ओव्हरसीज मार्केट्स while still retaining the responsibility for marketing under certain circumstances, for example in the book publishing field, and a contractor firm may distribute the products through its own outlets। म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग जे आहे ती स्ट्रॅटेजी, ही जी स्ट्रॅटेजी आहे तर यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग रिलेटेड कॉन्ट्रॅक्ट केलं जाईल। म्हणजे जसं पहिल्यांदा आपण ऑल ऑपरेशन्स मध्ये इन्व्हॉल्वमेंट होते मॅनेजमेंटची, मॅनेजमेंट कॉन्ट्रॅक्टिंग जे होतं त्यामध्ये मॅनेजमेंट हे टोटल ऑल ऑपरेशन्स मध्ये इन्व्हॉल्वमेंट होती। इथे कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग असल्या कारणाने दिस स्ट्रॅटेजी इन्व्हॉल्व्स कॉन्ट्रॅक्टिंग फॉर द मॅन्युफॅक्चर और असेंबली ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय मॅन्युफॅक्चरर्स एस्टॅब्लिश इन ओव्हरसीज मार्केट्स। मग आता सपोज तुम्ही एखादी कार बनवताय, कारसाठी जे काही हे लागतं असेंबली, म्हणजे बाकीचे ज्या काही प्रोडक्ट्स, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स तुम्ही एकत्र करून मग ती कार बनते की नाही, मग ते बाकीचं मटेरियल किंवा ती जे असेंबली आहे ते करणं त्या प्रोडक्ट्स रिलेटेड फॉरेन मार्केट मधून, तर हे काम काय करतं, मॅन्युफॅक्चरिंग रिलेटेड कॉन्ट्रॅक्ट केलं जातं की कार बनवण्यासाठी लागणारं जे मटेरियल आहे तर ते असेंबल करणं या रिलेटेड ते कॉन्ट्रॅक्ट असेल, while still retaining the responsibility for marketing, आणि पुन्हा मार्केटिंग करणं त्या गोष्टीचं अंडर सर्टन circumstances, for example in the book publishing field,
बुक कसं पब्लिश करणार आहात, ते डिस्ट्रीब्यूट कसं केलं जाईल, त्याचं ओन आउटलेट कसे असतील, ह्या सगळ्या गोष्टी कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये येतात. आता त्यामध्ये त्यांनी contract manufacturing has following advantage. Labor related problems can be avoided. हा प्रॉब्लेम इथे येत नाही कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग. कंपनी नीड नॉट हॅव टू कमिट रिसोर्सेस फॉर सेटिंग अप प्रोडक्शन फॅसिलिटीज. म्हणजे कंपनी ते कमिटमेंट कुठली करत नाही की प्रोडक्शन फॅसिलिटीज देण्याचं काही कारण नाही. ते फक्त मॅन्युफॅक्चरिंग रिलेटेड जे मटेरियल आहे ते असेंबल करणं एवढंच तुमचं कॉन्ट्रॅक्ट असणार आहे. त्यामुळे बाकीचं सेटअप वगैरे त्यासाठी कमिटमेंट करत नाही कंपनी. इट इज इझियर टू टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रॅक्ट दॅन टू शट डाऊन. एकदा तुमचं मॅन्युफॅक्चरिंग संपलं, प्रोसेस संपली की तुमचं कॉन्ट्रॅक्ट काय होतं, टर्मिनेट केलं जातं. यू कॅन सेव्ह ऑन ट्रान्सपोर्टेशन, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन कॉस्ट कमी केली जाते आणि सेव्हिंग केलं जातं ट्रान्सपोर्टेशन साठी. डिसएडव्हान्टेजची गरज नाही. असेंब्ली ऑपरेशन्स. आता असेंब्ली ऑपरेशन्स मध्ये काय दिले बघा, यामध्ये सांगितलं की द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ assembly facilities represents a cross between exporting and foreign manufacturing. When following this strategy, manufacturer exports component or parts. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, आता कार आहे तर ती तुम्हाला तयार करायची, तर तुम्ही जसं कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये असेंबल करता त्याचे पार्ट्स, तसंही ते एक्सपोर्ट केले जातात असेंब्ली ऑपरेशन्स मध्ये. आणि असेंब्ली ऑपरेशन्स मध्ये आणखी एक गोष्ट मेन्शन केली, सम पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्री. म्हणजे काही पार्ट्स जे आहेत ते बाहेरच्या कंट्रीज मध्ये त्याचं प्रोडक्शन होतं. ऍट द फॉरेन असेंब्ली साइट these parts often with those from other suppliers are they put together to form a complete product. जे एक कम्प्लीट प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी काही सप्लायर्स आहेत जे की काय करतील, तुम्हाला ते पार्ट्स प्रोव्हाइड करतील आणि त्यानंतर तो एक कम्प्लीट प्रोडक्ट तयार होईल असेंब्ली ऑपरेशन्स मध्ये. ओके. आता असेंब्ली ऑपरेशन्स कुठे केले जातात? असेंब्ली हॅज बीन वाइडली युज्ड इन ग्लोबल ऑटोमोबाईल अँड पर्सनल कॉम्प्युटर इंडस्ट्रीज. कॉम्प्युटर इंडस्ट्रीज मध्ये या पद्धतीने आपण काय करू शकतो, असेंबल करू शकतो पार्ट्स. फ्रँचायझिंग आहे, फ्रँचायझिंग पण तुम्हाला माहिती आहे तरी सुद्धा आपण बघूया. फ्रँचायझिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ लायसन्सिंग. एक प्रकारे लायसन्स प्रोव्हाइड करण्यासारखंच आहे. जी मेन ऑर्गनायझेशन आहे फ्रँचायझर ऑर्गनायझेशन, ती काय करते, तिचं लायसन्स प्रोव्हाइड करते फ्रँचायझीला. तसेच फ्रँचायझिंग आणि लायसन्सिंग त्यामुळे कसं आहे, सेम सिमिलर आहे. हिअर द ऑर्गनायझेशन पुट्स टुगेदर अ पॅकेज ऑफ सक्सेसफुल इन्ग्रेडियंट्स दॅट मेड द a success in their home market and then franchise this package to overseas investors. म्हणजे बाहेरच्या कंट्रीज मध्ये जे इन्व्हेस्टर्स आहेत बाहेरच्या कंट्रीजचे, तर त्यांना ते पॅकेज नंतर दिलं जातं. जेव्हा तुमच्या होम कंट्रीमध्ये तुम्हाला सक्सेस मिळतो, तेव्हा बाकी बाहेरच्या फॉरेन मार्केटमध्ये ते ब्रँड कसं तुम्हाला सप्लाय करता येईल यासाठी तुम्ही ह्या फ्रँचायझिंग सिस्टीमचा वापर करू शकता. कसं मार्केटिंग करायचं हेही तुम्ही ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करता, म्हणजे फ्रँचायझीला, की आमच्याकडे जो ब्रँड होम कंट्रीमध्ये जास्तीत जास्त सेल होतो तोच ब्रँड बाहेरच्या मार्केट. मग त्याचं एक्झाम्पल त्यांनी मॅकडोनल्डचं दिलेलं आहे की फ्रँचायझिंग ऑप्शन फॉर एक्सपांडिंग इन इंटरनॅशनल मार्केट. म्हणजे आपल्याकडे ज्या ब्रांच आहेत त्याच बाहेरच्या कंट्रीज मध्ये सुद्धा मॅकडोनल्डचे प्रोडक्ट वेगवेगळ्या फ्लेवर मध्ये सेल केले जातात फ्रँचायझी थ्रू. ओके. जॉईंट व्हेंचर आहे टू शेअर द रिस्क ऑफ मार्केट एंट्री into a foreign market. Two organizations may come together to form a company to operate in the host country. जे दोन ऑर्गनायझेशन एकत्र येतात आणि ते ऑपरेट करतात सिस्टीमला कुठे, होस्ट कंट्रीमध्ये, म्हणजे बाहेरच्या कंट्रीमध्ये. तर टू कंपनीज मे शेअर नॉलेज अँड एक्सपर्टाईज. मग काय शेअरिंग केलं जातं, दोन कंपनी एकत्र येतात म्हणजे ते काय करतात की जे एक्सपर्ट्स आहेत दोघांकडे किंवा त्यांच्याकडे जे नॉलेज आहे, मग ते डेव्हलपमेंटसाठी कंपनीचा यूज केलं जातं, शेअरिंग केलं जातं. ऑफकोर्स प्रॉफिट्स विल हॅव टू शेअर्ड आउट ऑल्सो. प्रॉफिट पण शेअर केला जातो. जे जॉईंट व्हेंचरवर काम करणं आणि फॉरेन मार्केटमध्ये तुम्ही सेटअप तयार करणं हा प्रकार जॉईंट व्हेंचर मध्ये होतो. जॉईंट व्हेंचर कॅन बी डिफाइंड ॲज अन एंटरप्राइज इन विच 2 or more इन्व्हेस्टर्स शेअर ओनरशिप अँड कंट्रोल ओव्हर प्रॉपर्टी राईट्स अँड ऑपरेशन. म्हणजे इथे दोघांपेक्षा जास्त पण
शेअरिंगसाठी हे असू शकतात ऑर्गनायझेशन. फर्म ज्या आहेत 2 किंवा 3 असू शकतात आणि त्यामध्ये जे इन्व्हेस्टर्स आहेत ते काय शेअर करतात, ते ओनरशिप शेअर करतात, कंट्रोलिंग सिस्टीम, त्यांचे प्रॉपर्टी राईट्स आणि त्यांचे ऑपरेशन, सगळ्या गोष्टी काय केल्या जातात, शेअर केल्या जातात. त्याचे ऍडव्हान्टेज दिलेले आहेत. 7 पॉइंट्स सफिशियंट आहेत. तुम्हाला आणखी एक्स्ट्रा पण दिलेत, आपण याचे ऍडव्हान्टेज बघूया. शेअरिंग ऑफ रिस्क अँड ॲबिलिटी टू कंबाईन द लोकल इन डेप्थ नॉलेज विथ द फॉरेन पार्टनर विथ नो हाउ इन टेक्नॉलॉजी ऑर प्रोसेस, जॉईंट फायनान्शियल स्ट्रेंथ, मे बी ओनली मीन्स ऑफ एंट्री अँड मे बी द सोर्स ऑफ सप्लाय ऑफ थर्ड कंट्री. म्हणजे इथे काय आहे की फायदा काय होतो की रिस्क राहत नाही. शेअरिंग केल्यामुळे इथे सगळेच रिस्पॉन्सिबल असतात, 2 ऑर्गनायझेशन असतील किंवा 2 पेक्षा जास्त, आणि कंबाईन केल्यामुळे तुम्हाला जास्तीत जास्त नॉलेज काय होतं, मिळतं. डेप्थ नॉलेज म्हणजे काय की तुम्हाला त्या नॉलेजचा वापर फॉरेन टेक्नॉलॉजी कशी आहे, ती प्रोसेस कशी आहे समजून घेण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. फायनान्शियल स्ट्रेंथ तुमची काय होते, एक्सटेंड होते, म्हणजे वाढते. कारण की 2 ऑर्गनायझेशन एकत्र येतात म्हणजेच काय की फायनान्शियली तुम्ही स्ट्रॉंग होता. मे बी ओनली मीन्स ऑफ एंट्री म्हणजे फक्त तुम्ही एंट्रीसाठी एकत्र आलेला आहात फॉरेन मार्केटमध्ये. मे बी द सोर्स ऑफ सप्लाय फॉर अ थर्ड कंट्री, आणि थर्ड कंट्रीला तुम्ही सप्लाय करताय म्हणजे हा एक सोर्स तुम्हाला मिळतो जॉईंट व्हेंचरमुळे. डिसएडव्हान्टेज काय, पार्टनर्स डू नॉट हॅव फुल कंट्रोल ऑफ मॅनेजमेंट. मॅनेजमेंट 2-3 ऑर्गनायझेशनचं असल्यामुळे त्या पार्टनर्सचं त्या मॅनेजमेंटवर फुल म्हणजे मॅनेजमेंटचा कंट्रोल राहत नाही. मे बी इम्पॉसिबल टू रिकव्हर कॅपिटल. जर कधी लॉस मध्ये गेला जॉईंट व्हेंचरवर काम करताना तर रिकव्हरी करणं खूप अवघड जातं. ओके, हे आहे डिसएडव्हान्टेज. पुढे तुम्हाला मर्जर्स, ऍक्विजिशन्स, टर्नकी प्रोजेक्ट, होली ओन सबसिडरीज हे एक्स्ट्रा पॉइंट दिलेले आहेत. मिनिमम 7 पॉइंट्स आपण स्टडी केले ह्यातले की कशा पद्धतीने एंट्री केली जाते फॉरेन मार्केटमध्ये यासाठी. आता पुढचा जो पार्ट आहे तुमचा, कन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलायझेशन, तुम्हाला आहे किंवा नाही आहे तर तो पुढच्या लेक्चरला आपण बघूया. ओके, म्हणजे इथे येऊन आपण आज थांबूया कारण खूप एक्सेसिव्ह नको व्हायला. तुम्हाला समजलंच असेल असं कन्सिडर करते, पण तरी सुद्धा जर अडचणी आल्या तर विचारायचे, नोट्स तयार करायच्या प्रत्येकाने, आणि त्या मला जरा पर्सनल व्हॉट्सअपला सेंड केल्यात तरी सुद्धा चालतील, ग्रुपवर टाकल्यात तर बेटरच आहे. ओके, सो थँक्यू सो मच.